जैसे ही उसने 1998 में दोबारा अपनी आंखें खोलीं, उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। वो बस टाइम में पीछे नहीं गया था। वो अपने सारे पिछले फेलियर की यादों के साथ लौटा था। इस बार ना प्यार का झंझट, ना किसी ड्रामा का टाइम, बस एक ही चीज दिमाग में थी, सक्सेस। लेकिन सोचो जरा, जो इंसान एक बार सब कुछ हार चुका है, वो दोबारा कैसे खड़ा होता है? आज हम जानेंगे रीबर्थ के बाद इंसान को असली में करना क्या चाहिए। तो सीन शिफ्ट होता है और सामने दिखती हैं आसमान को छूती हुई ग्लास की बिल्डिंग्स, जहां सूरज की रोशनी हर शीशे से टकराकर चमक रही है। और यहीं से शुरू होती है कहानी ली शिवलाई की। साल था जब वो 28 साल का हुआ और उसी साल उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी रीबर्थ की दिशा भी बदलने वाला था। अगला सीन ऑफिस के अंदर शिफ्ट होता है, जहां चारों तरफ बिजनेस सूट्स में लोग हैं और बीच में दो लड़कियां फुसफुसाते हुए बातें कर रही हैं। उनकी नजरें एक ही दिशा में हैं, ली शिवलाई की तरफ, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने छोड़ दी है देश की टॉप 100 कंपनी में अपनी हाई पे सैलरी जॉब। हाँ भाई, उसने रेट रेस से निकलने का फैसला किया है। सब शॉक्ड हैं, पर ली शिवलाई के चेहरे पर है सिर्फ एक ठंडी मुस्कान, जैसे कह रहा हो अब मेरी असली जिंदगी शुरू होती है। और ली शिवलाई अपना बक्सा उठाकर बिना किसी की ओर देखे सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। डिंग की ध्वनि आती है, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है और अगले ही पल वह उस इमारत से सदा के लिए बाहर कदम रख देता है। तो इमारत के एग्जिट पर पहुंचकर ली शिवलाई अचानक रुकता है और पलटकर अपने पुराने सहकर्मियों को देखता है। चेहरे पर एकदम आत्मविश्वास से भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए वह बोलता है, हाँ, क्या तुम सब मुझे विदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हो? ली का यह ताना सुनकर सब लोग एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। हम टीम लीडर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। एक सहकर्मी आगे आकर कहता है, टीम लीडर, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। लेकिन ली शिवलाई मुस्कान के साथ मना कर देता है, कोई बात नहीं। और बस ली शिवलाई उन सबको पीछे छोड़कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। दृश्य धीमी गति में धुंधला होता है और हमें दिखता है एक गहरा तारों भरा आकाश। उसने आखिरकार ऑफिस छोड़ दिया। तो सीन कट होता है और हम एक शानदार बिल्डिंग देखते हैं। ये है यूडू ग्रैंड होटल। पूरा होटल बत्तियों से जगमगा रहा है। लगता है ली शिवलाई की फेयरवेल पार्टी यही है। और अगले ही पल सीन होटल के अंदर सब लोग मदिरा के प्याले टकराकर पार्टी कर रहे हैं। तभी हरे बालों वाला लड़का ली से बोलता है, टीम लीडर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने सच में रिजाइन दे दिया। ग्रीन हेयर वाला लड़का अपनी बात कंटिन्यू रखता है, टीम लीडर, इस पोजीशन तक आना आसान नहीं था। मिस्टर गो आपको कितना मानते थे, आपके फ्यूचर प्रमोशंस और वेल्थ सब गारंटीड द। इतने में ब्लू हेयर वाली लड़की भी एकदम क्यूरियोसिटी से पूछती है, टीम लीडर, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? इस सवाल पर ली शिवलाई अपने वाइन ग्लास को देखते हुए एकदम शांति से स्माइल करता है। मैंने खुद से सुलह कर ली है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ, एक आलसी की तरह लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ। मुझे अब और कम्पीट नहीं करना। वो अपनी बात पूरी करता है, एक कैफे खोलूंगा, बिलियन के साथ खेलूंगा और डॉग्स को वॉक पर ले जाऊंगा। लेकिन सीन कट होता है और हम देखते हैं ली शुलाई को अपने अंधेरे कैफे में अकेले बैठे हुए, फोन पर लगातार कॉल्स करते हुए। मिस्टर जांग, आपने कहा था ना आपके पास एक रास्ता है। सामने से रिस्पॉन्स आता है, आपका कैफे चलाना मुश्किल है लेकिन मैं आपके लिए पूछताछ कर सकता हूँ। ली हार नहीं मानता, वो दूसरा कॉल लगाता है। मिस्टर लियू, मैं चुलाई बोल रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी और एक कैफे खोला है। लेकिन वहां से भी बात काट दी जाती है। ओह शाओली, मैं अभी बिजी हूँ, चलो बाद में कभी कॉफी पीने आऊंगा। ली फिर ट्राई करता है, मिस्टर ली, वो कॉफी मशीन की एक्विजिशन के बारे में। लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अंधेरे में हमें ली की सिर्फ दो चमकती हुई आंखें दिखती हैं जो फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई हैं। तभी ली के फोन की स्क्रीन दिखती है और स्क्रीन पर लैंडलॉर्ड का मैसेज है। वो लिखता है, तुम्हें कम से कम पिछले 3 साल का रेंट तो रिफंड करना चाहिए। ली बस कीबोर्ड को देखता रह जाता है, एक और नई प्रॉब्लम। ली फौरन रिप्लाई करता है, क्या तुम मुझे रेंट रिफंड कर सकते हो? लेकिन एक मैसेज फेल। स्क्रीन पे लिखा है कि यूज फ्रेंड वेरिफिकेशन चाहिए। अरे, इसने तो ली को ब्लॉक कर दिया है। ली डेस्परेशन में लिखता है, आर यू देयर? फिर से फेल। ली अभी इस फ्रस्ट्रेशन में डूबा ही होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, सिउलाई। वो एकदम सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उस आवाज की तरफ देखता है। एक लड़की ली की तरफ बढ़ती है। ली वहीं काउच पर बैठा एकदम सीरियस लुक के साथ यूसी अपनी तरफ आते हुए देखता है। ली थोड़ी अजीब सी मुस्कान के साथ बोलता है, गुइफेन, तुम आ गई? ली यूसी देखकर मैन में सोचता है, खैर अच्छा है गुइफेन अभी भी मेरे साइड है। लेकिन गुइफेन का मूड सीरियस है। वो सीधा पूछती है, तुमने कोई सोल्यूशन सोचा? गुइफेन उसको शांत करते हुए कहती, हाय डार्लिंग, ज्यादा वरी मत करो, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पर ली अपना प्लान बताता है, मैंने कैलकुलेट किया है,
अगर हम सारे टेबल्स, चेयर्स और कॉफी मशीन्स बेच दें, तो हमें 1 लाख से 2 लाख युआन मिल सकते हैं अर्जेंट नीड्स के लिए। फिर वो एक अजीब सी स्माइल के साथ बोलता है, और बस लैंडलॉर्ड को रेंट रिटर्न करना है, जिससे हमें कुछ लाख युआन और मिल जाएंगे। गुइफेन उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है। ली भी पूरे आत्मविश्वास में कहता है, अगली बार हम स्थान चुनने में अधिक सतर्क रहेंगे। वह आगे बोलता है, अपनी पुरानी प्रतिष्ठा का उपयोग करके हम एक कम्युनिटी स्टोर खोल सकते हैं। गुजारा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ली की प्लान को सुनकर गुइफेन का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वह उसकी बात काटते हुए कहती है, मुझे जाओ लीदे के बारे में बात करनी थी। जो लाइट का नाम सुनते ही ली का चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, क्या वह तुम्हें फिर से परेशान कर रहा है? लेकिन गुइफेन नजरें चुराते हुए बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह एक गिल्ट भरी अजीब सी मुस्कान के साथ ली को देखती है और कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि ह्यूमेन ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यह सुनते ही ली के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि उसने अभी क्या सुना है। ली एकदम डेस्परेशन में गुइफेन का हाथ पकड़ लेता है। क्यों? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं इस बाधा को पार कर सकता हूँ? गुइफेन, मुझे थोड़ा और समय दो और मैं यह सब सुलझा दूंगा। वह पूरी शिद्दत से चिल्लाकर बोलता है, मैंने अपनी पिछली ऑफिस प्रॉब्लम्स को भी कितनी अच्छी तरह सॉल्व किया था और ऊंचाई पर पहुंचा था, है ना? गुइफेन अपना हाथ छुड़ाती है, ली के चेहरे पर एक फेक सिंपैथी वाला लुक देती है और बोलती है, डार्लिंग, मैं एक्चुअली तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका असली रंग सामने आ जाता है। वह अपना नया पर्स दिखाते हुए बोलती है, वह बहुत जेनरस है। मैंने अभी तक उसके साथ रहने के लिए हाँ भी नहीं कहा और उसने मुझे पहले ही हजारों युआन का यह प्लैटिनम बैग दे दिया। वह बैग को अपने सीने से लगा लेती है और ली को नीचा दिखाते हुए कहती है, देखा, वह सच में कितना उदार है। यह सुनते ही ली का दिमाग घूम जाता है। वह क्रोध में चिल्लाता है, क्या तुमने मेरे साथ रहते हुए उसका उपहार एक्सेप्ट कर लिया? लेकिन गुइफेन अपने नए बैग को जोर से पकड़ लेती है और मन ही मन में सोचती है, उस बूढ़े ने मुझे बहुत ज्यादा दे दिया है। कम काम, ज्यादा पैसा। ऐसे टेम्पटेशन का भला कौन रेजिस्ट कर सकता है? फिर वह ली को देखती है और सोचती है, शिवलाई केपेबल है, हैंडसम है, स्ट्रॉन्ग, जेंटल और कंसिडरेट भी है। थोड़ी सी रिलक्टेंस, थोड़ी हिचकिचाहट तो अभी भी है, लेकिन और फिर गुइफेन उसके करीब आती है, उसका हाथ पकड़ती है और एक अजीब सी प्लान समझाती है। सुनो, वह झाओ बूढ़ा है और लगता नहीं ज्यादा साल जिएगा। मैं पहले उसके साथ रहने के लिए हाँ कर देती हूँ। वह ली के और पास आकर फुसफुसाती है, जब मैं उसे स्टेबलाइज कर लूंगी, मैं चुपके चुपके तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हम बस सार्वजनिक से सीक्रेट हो जाएंगे। गुइफेन अपना हाथ ली के सीने पर रखती है। शिवलाई, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी ईमानदारी पर संदेह तो नहीं कर रहे ना? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। फिर वह अपना असली बम फोड़ती है। उसके साथ रहकर मैं तुम्हारी करंट क्राइसिस भी सॉल्व कर सकती हूँ। उसने वादा किया है कि अगर मैं उसके साथ रहूंगी, तो वह मुझे तुरंत 10 लाख युआन देगा। वह ली की आंखों में देखकर कहती है, यह पूरे 10 लाख युआन हैं। क्या यह कैफे को बचाने का एक घुमा फिरा कर रास्ता नहीं है? ली बस स्तब्ध होकर उसकी बातें सुनता रह जाता है। गुइफेन की यह बात सुनकर ली का पारा एकदम हाई हो जाता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, होमलेस हो जाऊं, लेकिन मैं इतना नहीं गिरूंगा कि एक औरत अपना शरीर बेचकर मुझे सपोर्ट करे। गुइफेन भी उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। ली एकदम डिस्गस्ट के साथ बोलता है, आज मैंने देख लिया कि शेमलेसनेस किसे कहते हैं। और फिर वह दरवाजे की ओर इशारा करके जोर से चिल्लाता है, गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहां से। ली के चिल्लाने पर गुइफेन गुस्से से दरवाजे से पलटती है और एकदम ताना मारते हुए बोलती है, ठीक है, मैं जाती हूँ। भला ऐसे आदमी के साथ कौन रहना चाहेगा जो इतने कर्ज में डूबा हो और किराया तक नहीं दे सकता? याद रखना, बाद में सर झुकाकर मेरे पास भीख मांगने मत आना। यह सुनकर ली का गुस्सा फट पड़ता है और वह जोर से चिल्लाता है, दफ। और गुइफेन के जाते ही आसमान भी फूट फूट कर रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा सड़क पर, जहां ली शिवलाई अकेला इस तेज बारिश में भीगता हुआ चला जा रहा है और उसके दिमाग में बस एक ही हताशा है। मकान मालिक ने भी जगह किराए पर देने से मना कर दिया है। कहता है, वह कर्ज वसूलने वाले हर रोज आकर ट्रबल कर रहे हैं, पता नहीं कितनी बार दरवाजे पर लाल पेंट फेंक कर गए। और वह मेज कुर्सियां, भला उनके बदले मिल ही कितना जाएगा? इन दिनों पुरानी कॉफी मशीनों का भी उतना वैल्यू नहीं रहा जितना मैंने सोचा था। हर तरफ से बस प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, और उसकी प्रॉब्लम्स यही नहीं रुकती। अगले ही पैनल में हम देखते हैं ली को उसके कैफे के टूटे फूटे दरवाजे के पास खड़ा
जिसे लाल पेंट से पूरा रंग दिया गया है। कर्ज वसूलने वाले उसे घेर कर खड़े हैं और उनका लीडर पूछता है, मिस्टर ली, पैसे कब वापस करोगे? सीन फ्लैश होता है एक दूसरे गुंडे पर जो ली को जमीन पर गिराकर धमका रहा है। हम हर रोज तेरे साथ हैं, परेशान नहीं होता तू, बस पैसे वापस कर दे और हम चले जाएंगे। ली उस तेज बारिश में अपने कैफे के पूरे मलबे के बीच अकेला खड़ा है। मैंने साफ साफ सबसे मुश्किल कदम पार कर लिया था, अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और अपने बिजनेस में सफल भी हुआ। लेकिन अगले ही पल वह घुटनों के बल उसी मलबे पर गिर जाता है। तो फिर मैं ऐसी कम संभावना वाली घटना का सामना क्यों कर रहा हूं? मैं ऐसे बंद रास्ते पर क्यों आ पहुंचा हूं? ली पूरे फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में आसमान की ओर चिल्लाता है, भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर खेलना ही है तो मुझे मौत तक ले जाओ। अगर अगर मैं इस बार वापसी कर गया ना, ध्यान रखना बच्चों, एक जोरदार धमाका होता है। कंस्ट्रक्शन साइट का पूरा मलबा उसके ऊपर आ गिरता है। ली रक्त से तो वर्कर्स ली की बॉडी के पास शॉक्ड खड़े हैं और कंफर्म करते हैं, ली शिवलाई, एज 28, एक क्रेन के नीचे दबकर और ज्यादा खून बह जाने की वजह से मारा गया। अगले ही पल हम देखते हैं ली की रूह हवा में उल्टा तैर रहा है। वो नीचे अपने ही मलबे में दबे शरीर और उन वर्कर्स को देख रहा है और फिर वो एकदम शांति से सोचता है, तो मैं सच में मर गया। और अगले ही पल एम्बुलेंस और पुलिस की आवाजें गूंजने लगती हैं। पैरामेडिक्स स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आते हैं। वो ली की बेजान बॉडी के पास पहुंचते हैं। वर्कर्स घबराए हुए चिल्लाते हैं, अरे भगवान, जल्दी करो। डॉक्टर्स उसकी बॉडी को स्ट्रेचर पर ले जाने लगते हैं और ऊपर हवा में तैरता हुआ ली की आत्मा यह सब देखकर बस एक खोखली हंसी हंसता है। ली की आत्मा कड़वाहट से सोचता है, अच्छे लोगों को अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, हैं? लेकिन आखिर में मेरे जैसे लोगों को ही सफर करना पड़ता है। फिर उसकी नजर उस मलबे पर पड़ती है जहां वो मरा था। वो घूरकर उस जगह को देखता है, लेकिन तभी जहां वो मरा था वहां से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ती है। ली की आत्मा एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसी लाइट है? और अगले ही पल वो खिंच जाता है एक डिजिटल वर्ल्ड में। हर फ्रेम के साथ ली के सामने जिंदगी की टाइमलाइन स्क्रॉल हो रही है। चारों तरफ मैट्रिक्स जैसी कोड की बारिश हो रही है और उसके सामने देश की पूरी डिजिटल हिस्ट्री फ्लैश होने लगती है। और फिर दिखाता है, बैडू फाउंडेड। वो हैरान होकर बस इतना कह पाता है, क्या यही है वो पल जब लाइफ सच में आंखों के सामने फ्लैश होती है? लेकिन ये सिर्फ उसकी लाइफ की घटनाएं नहीं थीं, सीन एकदम से एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। उसने स्पेस में गैलेक्सीज और फ्लोटिंग आइलैंड्स भी देखे और सबसे चौंकाने वाला सीन था एक खौफनाक लाल मॉन्स्टर का, जो एक एनर्जी और पकड़े हुए था और लोग उसकी पूजा कर रहे थे। कंफ्यूज होकर उसने सोचा, ये चीजें क्या हैं? ये और भी एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। ली उन अजीब चीजों को देखकर पूरी तरह कंफ्यूज था। वो सोचता है, ये चीजें क्या हैं? ये और भी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती जा रही हैं। जैसे ही वो उनके पास जाने की कोशिश करता, वो शौक में पीछे हटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो एक गहरी खाई में गिरता चला जाता है और गिरते-गिरते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो कहीं बैठा हुआ है। उसके बगल में बैठा लड़का उसे देखकर पूछता है, बड़ी, तुम ठीक हो? ली उस लड़के को गौर से देखता है, उसका चेहरा जाना-पहचाना लगता है। फिर वो शौक में चिल्लाता है, पसीने छूटने लगते हैं। झांगमिंग, क्या तुम भी मर गए हो? झांगमिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, शिवलाई, तुम ठीक तो हो? दिन के उजाले में ऐसी अनलकी बातें मत कहो। ली अपनी सीट से खड़ा हो जाता है, चारों तरफ देखता है, फिर खुद पर हंसते हुए सोचता है, तो क्या यह हेवन है? कम से कम मैंने पूरी लाइफ अच्छे काम किए, तो मुझे हेवन जाने दो। तभी झांगमिंग उसे पीछे से टोकता है, क्या तुम बदल गए हो? तुम ओल्ड मैन गुओ की क्लास में सो क्यों रहे हो? क्या यह तुम्हारी फेवरेट क्लास नहीं है? वो आगे पूछता है, क्या हो रहा है? पैरालाइज्ड होने का सपना देख रहे हो या कुछ और? तभी सामने खड़े प्रोफेसर बोलते हैं, ली शुलाई, तुम अचानक क्लास के बीच में क्यों खड़े हो गए? ली प्रोफेसर को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो मन में सोचता है, प्रोफेसर गुओ। उसे याद आता है, प्रोफेसर गुओ मेरी लाइफ के ग्रेट बेनिफैक्टर थे। जब मेरे स्कूल के दिनों में मेरी फैमिली पुअर थी, उन्होंने मुझे कई तरह से सपोर्ट किया और स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करने में हेल्प की, जिससे मैं अपनी स्टडीज जारी रख सका। लेकिन फिर उसे दुखद सच्चाई याद आती है। अनफॉर्चुनेटली, अच्छे लोगों को अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलता। उसे वो रिच लड़की झांग श्वेली याद आती है, जिसने प्रोफेसर पर झूठा आरोप लगाया था। उसने कहा था कि मुझे अपना थीसिस डिफेंस पास करने के लिए उसके साथ सोना पड़ेगा।
मैं और नहीं जी सकती प्रोफेसर गुओ। और उसे याद आता है कि प्रोफेसर गुओ ने उसके सीनियर ईयर में इन्हीं झूठे आरोपों की वजह से बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर ली थी। उसे वो सीन याद आता है जहां प्रोफेसर चिल्ला रहे थे, मैंने नहीं किया। झांग श्वेली, तुम क्या बकवास कर रही हो? जबकि झांग श्वेली जमीन पर बैठकर विक्टिम बनी हुई थी। और फिर बिल्डिंग से गिरने के बाद प्रोफेसर की बॉडी, उसे वो बारिश का दिन याद आता है जब वो प्रोफेसर की लाश के पास खड़ा था। मेरा बेनिफैक्टर मेरे सामने ही अन्यायपूर्ण तरीके से मारा गया। यह सब याद करके ली इमोशंस से भर जाता है और दौड़कर प्रोफेसर गुओ को जोर से गले लगा लेता है। वो सोचता है, प्रोफेसर गुओ, मैं जानता था आपके कैरेक्टर के साथ आप डेफिनेटली हेवन जाएंगे। ली प्रोफेसर गुओ को गले लगाए हुए कहता है, मुझे नर्चर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके केयरफुल गाइडेंस के बिना मैं हेवन नहीं पहुंच पाता। वो आगे कहता है, आप रीइंकार्नेट होने के लिए तैयार होंगे, है ना? कितने नंबर आगे हैं? मुझे भी कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं कब रीइंकार्नेट हो सकता हूँ। प्रोफेसर गुओ पहले तो चौंक जाते हैं, फिर गुस्से में एक रोल्ड अप पेपर उठाते हैं और ली के सिर पर धप से मारते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? प्रोफेसर गुओ चिल्लाते हैं। क्या तुम्हें रीइंकार्नेट होने की जल्दी है और मुझे भी साथ खींच रहे हो? कल तुमने कितना कैट पिस पिया था? तुम अभी भी नशे में एक्ट कर रहे हो। फिर वो पेपर उठाते हुए कहते हैं, पहले मैं तुम्हें वेल्थ और ग्लोरी से भरे एक अच्छे रीइंकार्नेशन की कामना करता हूँ। तभी झांगमिंग जल्दी से बीच बचाव करता है। वो प्रोफेसर गुओ से कहता है, प्रोफेसर गुओ, शिवलाई ने आज सुबह अपने सिर के बल गिर गया था और वो क्लियरली सोच नहीं पा रहा है। आप मैग्नेनिमस हैं, बस इसे उसके कंफ्यूज्ड होने के रूप में लें, माइंड मत कीजिए। फिर झांगमिंग ली को उसकी सीट की तरफ खींचता है। आज तुम्हें क्या हो गया है? गुओ क्यांगुओ के सामने सिली चीजें कर रहे हो? जल्दी करो और अपनी सीट पर वापस जाओ। क्या तुम फेल होना चाहते हो? ली अभी भी कंफ्यूज्ड है। मैंने अभी तक बात खत्म नहीं की है। झांगमिंग उसे उसकी सीट पर बिठाता है और कहता है, देखो कि तुम सपना देख रहे हो या क्लास में हो। ली अभी भी शॉक में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ली चुपचाप अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। उसकी आंखें अभी भी आसपास के माहौल को स्कैन कर रही हैं। पूरी तरह से कंफ्यूज्ड झांगमिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, क्लास के बाद अपना फेस वॉश कर लेना। मैंने तुमसे कहा था कि रात में देर तक पढ़ाई मत करो। तुमने खुद को पढ़ाई कर करके सिली बना लिया है। लेकिन ली का दिमाग कहीं और ही है। वो अपनी डेस्क पर हाथ रखकर सोचता है, हेवन मेरे यूनिवर्सिटी क्लासरूम जैसा क्यों दिख रहा है? तभी ली की नजर शाओनिंग पर पड़ती है, जो उसके पीछे बैठी है। वो हैरान होकर सोचता है, शाओनिंग भी यहाँ है। मैंने बाद में कभी नहीं सुना कि उसके साथ कुछ हुआ। ये सब इतनी कम उम्र में कैसे मर गए? लेकिन शाओनिंग उसे देखती है और एकदम तिरस्कार भरी नजर डालती है। यह देखकर ली मन ही मन बच्चे की तरह रोने लगता है। मौत के बाद भी मैं उसके सामने खुद को एम्बेरस कर लिया। तभी शाओनिंग की दोस्त उससे फुसफुसाती है, मुझे लगता है वो तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ इश्यूज हैं। कौन सी लड़की इस तरह से पीछा किया जाना पसंद करेगी? ली उन लड़कियों की बातचीत सुन लेता है और शाओनिंग की दोस्त को घूरता है। दोस्त चिढ़ जाती है, हे, क्या मैं गलत हूँ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर वो दोस्त शाओनिंग को टीज करती है, शाओनिंग, तुम डेफिनेटली उसके लिए नहीं गिरोगी, है ना? शाओनिंग थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, और मैं कभी नहीं। पर मन में सोचती है, वो बस अटेंशन पाना चाहता है। तभी झांग मिंगली के कान में फुसफुसाता है, प्रोफेसर गुओ तुम्हें देख रहे हैं, गॉडेस को देखना बंद करो। ली प्रोफेसर गुओ की सख्त नजरों का प्रेशर फील करता है और कांपने लगता है, सोचते हुए, टीचर गुओ अपनी मौत से पहले और बाद में दोनों ही समय कितने सीरियस थे। तभी उसकी नज़र डेस्क पर रखी बुक फाइल पर पड़ती है, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। वो हैरान रह जाता है। वो क्लासरूम में चारों तरफ देखता है, जाने पहचाने नाम। ये हेवन जैसा नहीं लगता और ये बहुत कोइंसिडेंशल है कि वे सभी मर गए। फिर वो ब्लैक बोर्ड देखता है। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट ये एक कोर्स था जो मैंने अपने तीसरे ईयर में लिया था। उसका पसीना छूटने लगता है। जब तक कि ये दुनिया का अंत ना हो और हर कोई मर चुका हो, तो फिर ये होना चाहिए। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। मैंने सबसे क्लासिक और कॉमन नॉवेल ट्रॉप हिट किया है, रीबर्थ। तभी क्लास की घंटी बजती है। क्लास खत्म होते ही स्टूडेंट्स बाहर जाने लगते हैं, लेकिन ली अपनी सीट पर ही बैठा रहता है। गहरे सोच में झांग मिंग उसके पास आता है, कंसर्नर्ड होकर पूछता है, शिवलाई, तुम्हारे साथ क्या गलत है? क्या घर पर कुछ हुआ है? तुम पूरी क्लास में खोए हुए थे। अगर कुछ गलत है तो मुझे बताओ। वो आगे कहता है, एक बुरे सपने की वजह से तुम्हें इतना डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना चाहिए। झांग मिंग ली को ध्यान से देखता है, वो कनक्लूड करता है, इसका मतलब जरूर घर पर कुछ हुआ है। फिर वो अपनी जेब से 100 युआन का नोट निकालकर ली को देता है, ये लो।
ली एकदम सरप्राइज्ड होकर उसे देखता है। ली नोट लेने से हिचकिचाता है। मैं इसे नहीं ले सकता। ये 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए काफी है। लेकिन झांगमिंग जोर देता है, ज्यादा फॉर्मल मत बनो, हम भाइयों की तरह हैं। वो मुस्कुराता है। मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बहुत हैं। तुम्हें ये देने के बाद भी मेरे पास अभी भी 400 से ज्यादा बचे हैं। वो शरारती अंदाज में नोट ली की तरफ बढ़ाता है। भाई, मैं इसे एक इन्वेस्टमेंट समझूंगा। जब तुम रिच हो जाओगे तो मुझे मत भूलना। वो आगे कहता है, मेरे डैड ने मुझे बताया कि तुम्हारे पेरेंट्स के स्मॉल बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वेस्टफुल होने के लिए बाहर निकाल देते हैं तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और जबरदस्ती नोट ली के हाथ में थमा देता है। ली आखिरकार नोट ले लेता है। ठीक है, मैं इसे लोन के रूप में लूंगा और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा। झांगमिंग खुशी से ली के बाल बिगाड़ता है। नो प्रॉब्लम, आज ज्यादा मीट खाना, ये मेरी तरफ से है। ली थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, गेट लॉस्ट। कुछ समय बाद रात में कॉलेज के हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहां चांद चमक रहा है। अंदर डॉर्म रूम में सब सो रहे हैं, लेकिन ली जागा हुआ है, हाथों को सिर के पीछे रखे सोच रहा है। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है, तो मैं अपने कॉलेज के तीसरे ईयर में वापस आ गया हूँ। 1998। यह रियलाइजेशन होते ही ली कंबल के अंदर छिप जाता है, एक्साइटमेंट से कांपते हुए। वो कंबल हटाता है, चेहरे पर खुशी और संतोष है। मैंने सच में जैकपॉट मार लिया है। फिर उसे याद आता है, मुझे याद है जब मैं मरा था, डार्कनेस से गुजरते हुए। वो अजीब विजन्स, गैलेक्सी, फ्लोटिंग आइलैंड्स, वो लाल डेमन, उन इवेंट्स की टाइमलाइंस हाल से लेकर दूर तक सब मेरे दिमाग में छप गई थी। वो कंबल में वापस छिप जाता है, सोचता है, लेकिन मॉन्क्स के फाइट करने और फ्लोटिंग आइलैंड्स के सीन्स भी क्यों थे? दूसरे डायमेंशंस? फिर वो इस ख्याल को झटक देता है, भूल जाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन गैप। वो कंबल से बाहर झांकता है, चेहरे पर एक दृढ़ और थोड़ी शरारती मुस्कान है। ली की हल्की हंसी सुनकर झांगमिंग उसे डरावनी नजर से घूरता है। फिर वो गुस्से में चिल्लाता है, ली शिवलाई, तुम अभी भी सो रहे हो? कंबल के नीचे क्या हंस रहे हो? बेड का फ्रेम लगातार चरमरा रहा है। ये एनोइंग है। ली उठकर बैठ जाता है। ठीक है, मैं सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही झांगमिंग मुड़ता है, ली मुस्कुराता है और सोचता है, ग्रेट, अभी भी हर चीज के लिए टाइम है। झांगमिंग उसे फिर से देखता है। ली अब कंबल में हंस रहा है। झांगमिंग मन में सोचता है, पूरा दिन डिस्ट्रैक्टेड ऐसे लग रहा है जैसे लाखों का कर्ज हो, और रात में डांट खाने के बाद भी हंस रहा है, होपलेस। ली कंबल में छिपकर आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, हेवन ने मुझे सेकंड चांस दिया है, एक नई लाइफ। मुझे पहले से ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। उसे प्रोफेसर गुओ का गिरना याद आता है। मुझे उन लोगों की हेल्प करनी है जिनकी मैं पहले हेल्प नहीं कर सका था। मैं उन्हें वही फेट रिपीट करते हुए नहीं देख सकता। फिर उसे गुइफेन झाओ लिडे और उस लालची लैंडलॉर्ड के चेहरे याद आते हैं। और जिन लोगों ने मेरी पिछली लाइफ को हेल बना दिया था, वो इस लाइफ में मुझसे बेटर नहीं हो पाएंगे। ली के चेहरे पर दृढ़ संकल्प आ जाता है। मैं हर अपॉर्चुनिटी को सीरियस करूंगा जो ये एरा लाएगा, और सबसे रिच आदमी बनूंगा। अगली मॉर्निंग सीन शिफ्ट होता है स्टडी रूम में, जहां ली बैठा हुआ है। वो सोचता है, चूंकि मेरा रीबर्थ हुआ है और मुझे एक फ्रेश स्टार्ट मिली है, मुझे अगले कुछ सालों को केयरफुली प्लान करने की जरूरत है। वो पेपर पर कुछ पॉइंट्स लिखता है। पहला, फिर वो खड़ा होता है और सोचता है, 1998 से शुरू होकर चाइना की इकोनॉमी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। 2003 में कुछ पॉलिसीज के बाद हाउसिंग प्राइसेस आसमान छुएंगी। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है। ली मन में रोता है, मेरी फैमिली की सेविंग्स एक घर अफोर्ड नहीं कर सकती। वो अपने बाल खींचता है। फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, बिना इनिशियल कैपिटल के हाउसेस को फ्लिप करना इम्पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स, रिटेल, इनमें से कुछ भी अभी पॉसिबल नहीं है। भले ही मेरा रीबर्थ हुआ हो, स्टार्ट अभी भी हेल मोड है। फिर वो सोचता है, चीज़ों को बदलने और एसेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 1998 से 2003 तक कैपिटल एक्यूमुलेशन क्रूशियल है। लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक आती है और वो मुस्कुराता है। मैं स्टार्टिंग कैपिटल के डिसएडवांटेज को ऑफसेट करने के लिए इंफॉर्मेशन गैप का यूज कर सकता हूँ। तभी झांगमिंग उसे टोकता है, शुलाई, तुम क्या सोच रहे हो? तुम कल से अजीब एक्ट कर रहे हो। ली जल्दी से अपने नोट्स को छुपा लेता है, जबकि झांग मिंग कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। झांग मिंग ली के नोट्स को देखता है और कंफ्यूज होकर पूछता है, सीक्रेट क्या है? क्या तुम मेजर्स चेंज कर रहे हो? फाइनेंस एक ग्रेट मेजर नहीं है क्या? तुम ट्रेडर बनोगे। ली अपने नोट्स छुपाते हुए जवाब देता है,
नहीं, बस जॉब्स के लिए जल्दी प्लानिंग कर रहा हूँ, तुम जानते हो मेरी फैमिली की सिचुएशन अच्छी नहीं है। झांग मिंग उसे रीएश्योर करता है। हे, तुम्हारे ग्रेड्स के साथ वर्स्ट केस में तुम्हें बैंक में जॉब मिल जाएगी। वो एक सिक्योर जॉब है, कंटेंट रहो। लेकिन ली को अपना पास्ट लाइफ याद आता है, जहां बैंक मैनेजर ने उससे कहा था, ली, आई एम सॉरी। हालांकि मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूं, हमारे स्लॉट्स फुल हैं। ली सोचता है, मैं ग्रेजुएशन के बाद सच में बैंक में काम करना चाहता था। लेकिन तब रिक्रूटमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं थी। कोई कनेक्शंस ना होने के कारण मैं सीधे एलिमिनेट हो गया था। वो झांगमिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे डैड सही हैं। मेरे पेरेंट्स के स्मॉल बिजनेस में वाकई अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। वो मुस्कुराता है, लेकिन उन्हें लगता है फार्मिंग ज़्यादा आसान है और वे फार्मिंग में वापस जाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स को कैसे परसुएड करूँ। ली मन में सोचता है, अंकल झांग सही हैं। अगर मेरे पेरेंट्स ने पास्ट लाइफ में बिजनेस जारी रखा होता तो वे बड़ा पैसा नहीं बनाते, लेकिन वे मॉडरेटली वेल ऑफ हो सकते थे। उन्होंने इसके साथ टिके नहीं रहे, बस 3 साल तक मेहनत की, फिर फार्मिंग में वापस चले गए। फॉर्च्यूनेटली फार्मिंग अच्छी चली। मेरे डैड क्लेवर हैं, हमने मॉडरेट प्रॉस्पेरिटी हासिल नहीं की, पर हम भूखे नहीं रहे। झांग मिंगली की बात सुनकर समझ जाता है। ओह आई सी, वो कहता है, मैं अपने डैड से बात करूंगा और प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करूंगा। प्रैक्टिकल थ्योरीज का यूज करके तुम्हारे पेरेंट्स को परसुएट करने में हेल्प करूंगा। झांग मिंग ली को थम्स अप देता है। चिंता मत करो, ली खुश होकर कहता है, दैट्स ग्रेट। लेकिन झांग मिंग आगे कहता है, पर वो अभी काफी बिजी हैं। डाउनटाउन रेस्टोरेंट अभी खुला है, अभी स्टेबल नहीं है। वो उसी में बिजी हैं। ली के चेहरे पर चिंता छा जाती है। झांग मिंग उसकी रिएक्शन देखकर पूछता है, हाँ तुम्हें पता था क्या गलत है। ली को अपना पास्ट लाइफ याद आता है। अंकल झांग ने पिछली लाइफ में बिजनेस में अच्छा किया था, लेकिन बाद में किसी को ऑफेंड कर दिया और फिर बैंकरप्ट हो गए और झांग मिंग भी डिसअपियर हो गया। उसे झांग मिंग के वो आखिरी शब्द याद आते हैं, शिवलाई, मैं ये सिटी छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता हम फिर कब मिलेंगे। ली को याद आता है कैसे पिछली लाइफ में झांग मिंग रोते हुए उसे एनकरेज कर रहा था, तुम्हें सक्सेड होना ही होगा, मुझे तुम पर बिलीव है, तुम ये कर सकते हो। ली सोचता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिछली लाइफ में उसका एंड इतना ट्रैजिक होगा। वो झांग मिंग को एडवाइस देता है, बिजनेस ग्रो करते समय तुम्हें लिक्विड फंड्स रखने की जरूरत है, कैपिटल चेन टूटने से बचाना है और पेटी पीपल से सावधान रहना है। अंकल अच्छे आदमी हैं, सीधे बोलते हैं, मैंने सुना है बिजनेस एक बैटलफील्ड की तरह है, एक जियाचलत स्टेप, और तुम किसी के ट्रैप में फंस सकते हो, केयरफुल रहो। लेकिन झांग मिंग हंसते हुए कहता है, तुम एक ओल्ड मैन की तरह बात करते हो। मेरे डैड जरूर ये जानते हैं, हमें वरी करने की जरूरत नहीं है। चलो क्लास का खत्म हो गई है, बाथरूम चलते हैं। ली मुस्कुराता है और सोचता है, भूल जाओ। अगर मैं उसे अभी बताऊंगा कि उसके डैड का बिजनेस फेल हो जाएगा, तो वो सोचेगा कि मैं उन्हें कर्ज कर रहा हूँ। वो अपनी नोटबुक में लिखता है, फ्यूचर में मुझे इस पेटी पर्सन पर नजर रखने की जरूरत है और जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करनी है। उसे याद आता है कि झांग मिंग ने 3 साल तक कभी उसकी गरीब फैमिली को नीचा नहीं देखा। कैफेटेरिया में वो हमेशा एक्स्ट्रा खाना ऑर्डर करता था, कहता था कि वो खत्म नहीं कर सकता और ली को दे देता था। मेरी फैमिली सिचुएशन को जानते हुए वो अक्सर मुझे पैसे देने के बहाने ढूंढता था। मजाक में कहता था, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मुफ्त में पैसे उधार दे रहा हूँ? जब तुम रिच होगे मैं तुमसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ली सोचता है, अब उसे प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। ली दृढ़ निश्चय के साथ सोचता है, उसने मुझे पहले बहुत प्रोटेक्ट किया था, अब उसे प्रोटेक्ट करने की बारी मेरी है। बाद में सीन शिफ्ट होता है स्टूडेंट बाथ हाउस में। ली नहाते हुए सोचता है, मेरे करंट स्किल्स और फैमिली बैकग्राउंड के साथ फाइनेंस इंडस्ट्री में खड़ा होना टफ है। पिछली लाइफ में प्रेस्टिजियस स्कूल के बिना मुझे ग्रेजुएशन के बाद अच्छी जॉब नहीं मिल सकी थी। उसे अपने पुराने ऑफिस का सीन याद आता है। फॉर्चुनेटली मैंने डिसाइसिवली कंप्यूटर इंडस्ट्री में स्विच किया और सालों की परसिस्टेंस और एफर्ट के बाद मैंने प्रोग्रामिंग में कुछ अचीवमेंट्स हासिल की थी। मुझे अपना पुराना ट्रेड चुनना होगा और इंटरनेट में अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होंगी। वो साबुन लगाते हुए सोचता है, आने वाले पीरियड में इंटरनेट तेजी से डेवलप होगा और कई प्रोमिनेंट फिगर्स उभरेंगे। जब तक मैं अपॉर्चुनिटी को सीज करता हूं, मैं दूसरों की सक्सेस पर राइड कर सकता हूं और विनर बन सकता हूं। उसे अचानक याद आता है 1999 में यांग फेलोंग सिर्फ 8 महीने दूर हैंगशा सिटी में फेलोंग टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश करेंगे। क्या ये पहली अपॉर्चुनिटी नहीं है जो मुझे डिलीवर हुई है? वो मुस्कुराता है, कुछ साल बाद की मेरी स्किल्स के साथ मैं अभी एक टॉप प्रोग्रामर होऊंगा। अगर मैं फेलोंग टेक्नोलॉजी में एक पोजीशन सिक्योर कर सकता हूं, तो मेरे एसेट्स जरूर मल्टीप्लाई होंगे। तभी फिसल साबुन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। ली नहाते हुए मुस्कुराता है, जैसे ही मेरे पास इनिशियल कैपिटल जमा हो जाता है, मैं और आगे जाऊंगा और ऊंचा चढ़ूंगा। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से चमकता है।
मैं न सिर्फ अपनी डेस्टिनी रीराइट करूंगा, बल्कि चाइना की डेस्टिनी भी। इसे वर्ल्ड की डोमिनेंट पावर बनाऊंगा। तभी उसकी नज़र जमीन पर गिरे साबुन पर पड़ती है। वो उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो घबराकर पीछे मुड़ता है और देखता है झांग मिंग ठीक उसके पीछे खड़ा है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए। ली पूरी तरह शॉक्ड है। झांग मिंग एक अजीब सी स्माइल के साथ पूछता है, साबुन फर्श पर गिर गया, तुम उसे उठा क्यों नहीं रहे? ली जल्दी से जवाब देता है, पहेलियों में बात मत करो, मैं स्ट्रेट आदमी हूं। झांग मिंग हंसता है, कौन स्ट्रेट नहीं है? ली उसे जाते हुए देखता है और कहता है, मैं पहले जाऊंगा, तुम अपना टाइम लो शावरिंग में। लेकिन जैसे ही झांग मिंग मुड़ता है, ली उसके शरीर से निकलती गोल्डन लाइट को देखकर चौंक जाता है। ली चिल्लाता है और झांग मिंग कंफ्यूज होकर वापस मुड़ता है और पूछता है, क्या गलत है? ली अब अपने हाथ को देखता है जहां से वही गोल्डन मिस्ट या लाइट निकल रही है। वो हैरान होकर सोचता है, ये मिस्ट गोल्डन क्यों है? नहीं नहीं, ये मिस्ट नहीं है, ये लाइट है। ली सोचता है, पिछली लाइफ में कैफे में भी इसी कलर की लाइट एमिट की थी। मैंने टाइम ट्रैवल करते समय भी यही लाइट देखी थी। वो अपने हाथ में निकलती गोल्डन लाइट को देखते हुए झांगमिंग से पूछता है, झांगमिंग, क्या तुमने मुझ पर कोई गोल्डन लाइट नोटिस की है? झांगमिंग पीछे से कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या? झांगमिंग मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या लाइट? क्या यह अल्ट्रामैन लाइट है? तुम बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हो। मुझे इस तरह मत चौंकाओ, तुमने मुझे डरा दिया। ली वापस अपने हाथ को देखता है। गोल्डन लाइट डिसअपियर हो गई। वो पसीना पोंछते हुए सोचता है, क्या यह एक इल्यूजन हो सकता है? झांगमिंग बाल्टी लेकर जाते हुए कहता है, तुम हाल ही में सच में स्ट्रेंज रहे हो। बस एक अच्छा शॉवर लो और रिलैक्स करो। अगर यह ठीक नहीं होता है तो चलो कल चेकअप के लिए स्कूल क्लिनिक चलते हैं। ली अकेला रह जाता है। अब भी सोच रहा है, ये गोल्डन लाइट आखिर है क्या? कुछ समय बाद कॉलेज कैफेटेरिया में शाओनिंग की दोस्त उससे पूछती है, हे शाओनिंग, क्या तुमने नोटिस किया है कि ली शुलाई हाल फिलहाल में ज्यादा आसपास नहीं दिख रहा है? हम पहले अक्सर उससे टकरा जाते थे। शाओनिंग लापरवाही से कहती है, तुम उसकी बहुत परवाह करती लगती हो। अगर वो दिखता है तो दिखता है, अगर वो गायब हो जाता है तो हो जाता है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। उसकी दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे लगता है उसे एहसास हो गया है कि वो तुम्हारा अटेंशन नहीं पा सकता, इसलिए उसने एक नया टारगेट ढूंढ लिया है। शाओनिंग सोचती है, लेकिन वाकई ये काफी स्ट्रेंज है। उसे याद आता है, वो मेरे बारे में पूछता था। जो भी इलेक्टिव मैं चुनती, वो भी वही चुनता। जब मैं लाइब्रेरी जाती तो वो भी आता। वो हमेशा क्लास में प्रेजेंट रहता था। मेरा अटेंशन पाने के लिए नोटिसेबल स्पॉट्स पर बैठता था। अब वो अक्सर क्लास स्किप कर देता है, और जब अटेंड करता भी है तो पीछे बैठकर दूसरी बुक्स पढ़ता है। वो आखिरकार क्या रहा है? तभी उसकी दोस्त उसे टोकती है, श्याओनिंग देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बड़ा रोमांटिक अब बुकवर्म बन गया है। क्या वो ग्रेजुएट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है? ली कैफेटेरिया में बैठा अपने नोट्स में डीपली डूबा हुआ है, लिख रहा है और सोच रहा है, मैं यांग फेलोन को ढूंढने के लिए 8 महीने इंतजार नहीं कर सकता। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यांग फेलोन के बिजनेस एम्पायर ने अपने शुरुआती स्टेजेस में कुछ की इश्यूज को ओवरलुक कर दिया था। मुझे इन इश्यूज को जल्दी से जल्दी ढूंढने की जरूरत है। तभी श्याओनिंग और उसकी दोस्त उसके पीछे से गुजरती हैं। श्याओनिंग के हाथ में एक पिंक लंच बॉक्स है। वो ली को देखती है, जो अभी भी अपने नोट्स में खोया हुआ है, और सोचती है, हाँ, तो वो मेरे साथ हार्ड टू गेट प्ले कर रहा है। कुछ कुत्ते अपनी आदतें नहीं बदल सकते। लेकिन अगले ही पल ली बिना देखे थोड़ा हिलता है और शाओ निंग से टकरा जाता है। उसका लंच बॉक्स हवा में उड़ता है और जमीन पर गिरकर सारा खाना बिखर जाता है। शाओ निंग गुस्से से चिल्लाती है, हे ली शिवलाई, क्या तुम हमें न देखने का प्रिटेंड कर रहे हो? हम हिले भी नहीं और तुम हमसे टकरा गए। ली ऊपर देखता है, थोड़ा हैरान, फिर अपने बाल सहलाते हुए कहता है, सॉरी, मेरा मतलब नहीं था। तुम ठीक हो? शाओ निंग गुस्से से ली पर बरस पड़ती है। ली शिव, तुम कब तक इस तरह मेरा पीछा करते रहोगे? इन टैक्टिक्स से मेरा अटेंशन पाने की कोशिश मत करो। मैं हार्ड टू गेट गेम्स में नहीं फंसती। क्या तुम्हें पता है कि इस बिहेवियर से कितनी ट्रबल और अनॉयंस होती है? ली जमीन पर गिरे खाने के डब्बे को उठाता है। मैंने खाना गिरा दिया। फिर वो खड़ा होता है और शांति से कहता है, ये मेरी फॉल्ट है। वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है। ये कॉम्पेंसेशन के लिए है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें एक और पोर्शन दिला सकता हूँ। शाओनिंग पैसे लेते हुए चिढ़कर कहती है, एक युआन से किसी को फर्क नहीं पड़ता। परेशान मत हो, मैं खुद ले लूंगी। फिर वो उसे लेक्चर देती है, नेक्स्ट टाइम देखो कहाँ जा रहे हो, वरना अगर तुम सड़क क्रॉस करते समय कार से टकरा जाते हो तो किसकी फॉल्ट होगी? ली उसकी बातों को सुनकर बस कहता है, ठीक है, तुम एक अच्छी इंसान हो। उसके बाद ली उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना
अपनी नोटबुक में देखते हुए वहां से जाने लगता है, मन में सोचते हुए, एक्चुअली यांग फेलोंग की प्रॉब्लम्स मीडिया ने पिछली लाइफ में कई बार रिपोर्ट की थी। शाओनिंग और उसकी दोस्त उसे जाते हुए देखती हैं। शाओनिंग की दोस्त हैरान होकर कहती है, नहीं, क्या वो क्रेजी है कि बस ऐसे ही चला गया? क्या वो तुम्हारा सार्काजम नहीं समझा? शाओनिंग ली को जाते हुए देखती है। वो सोचती है, मैं बता सकती हूँ कि यह एक हार्ड टू गेट गेम है, लेकिन वो अभी भी एक्ट करना चाहता है। उसकी स्किन सच में थिक है। उसकी दोस्त उसे देखती है। क्या उसने सच में तुम में इंटरेस्ट खो दिया है? उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं पास्ट में। वो तुमसे चिपकता था और मील्स में तुम्हारी हेल्प करने के लिए दौड़ता था। अब वो बस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे का यूज करता है। शाओनिंग का चेहरा गुस्से से चमक उठता है। हाँ, शायद क्योंकि मैंने उसके इंटेंशंस की ओर पॉइंट किया, इससे उसके प्राइड को हर्ट हुआ होगा। वो गुस्से में कहती है, मैं दूसरा मील लेने जाऊंगी। वो मन में सोचती है, क्या यह गेम तुम्हारे लिए मजेदार है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी छोटी ट्रिक्स में फंस जाऊंगी? तो दोस्तों, इसी के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट पर। अगले सीन में कैफेटेरिया डाइनिंग एरिया ली अकेले बैठकर खा रहा है और पढ़ रहा है, तभी शाओनिंग उसके पास आती है। ली शिवलाई वो उसे बुलाती है। ली ऊपर देखता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहती है। ली अपनी बुक पकड़े हुए मुस्कुराता है। हम? क्या है? शाओनिंग ब्लश करती है और हकलाती है। तुम तुम अभी भी मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है? फिर वो गुस्से में चिल्लाती है, कुछ नहीं, बस अपना खाना खाओ। और मन में सोचती है, मुझे उम्मीद है तुम इस पर चौंक कर जाओगे। ली थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहता है, फाइन, तुम भी खाओ। और फिर वो वापस अपने खाने और पढ़ने में लग जाता है। शाओनिंग इरिटेट होकर बैठी है, सोच रही है कि ली उससे बात क्यों नहीं कर रहा। तभी ली अचानक एंट्रेंस की तरफ देखता है। शाओनिंग मुड़कर देखती है, वहां झांग शुएली खड़ी है। शाओनिंग सोचती है, हाँ, तो ये किसी और पर फिदा हो गया है। और मन में ली का मजाक उड़ाती है कि वो झांग शुएली के लायक नहीं, मेंढक हंस का मांस खाने का सपना नहीं देख सकता। लेकिन ली उसकी तरफ मुड़ता है और शांति से कहता है, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो, पर मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो अपना खाना खत्म करता है। मेरा हो गया, तुम जो चाहो करो, और चला जाता है। श्याओ निंग एकदम स्टंड रह जाती है। श्याओ निंग चिल्लाती है, ली शिवलाए, ज्यादा ओवर मत हो। लेकिन ली का ध्यान कहीं और है। उसकी आंखें गुस्से से भरी हैं। वो सोचता है, झांग शुएली, पिछली लाइफ में प्रोफेसर गुओ तेरी घटिया स्कीमिंग की वजह से बर्बाद हो गए। उसे वो भयानक सीन याद आता है। प्रोफेसर की लाश मीडिया गिद्धों की तरह मंडरा रही है। उसने सिर्फ करियर ही नहीं तोड़ा, अपनी पावर और पैसों से सच को दबाया, मीडिया को खरीदा, उन्हें एक कोने में धकेल दिया। प्रोफेसर गुओ के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंजते हैं, अब अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए मौत चुनता हूं। ली चिल्लाता है, प्रोफेसर गुओ। छत के किनारे खड़े फेसर, लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं, बस अपनी वाइफ और बच्चे के लिए। सॉरी। ली का सीन पर पहुंचना, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं पहुंचा, मैंने सिर्फ एक गिरती हुई बॉडी देखी। प्रो प्रोफेसर गुओ। बारिश में प्रोफेसर की लाश पर रोती हुई उनकी वाइफ और बेटा गुओकियांग। ली का दिल टूट जाता है सोचते हुए। बाद में प्रोफेसर की वाइफ भी यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और सुसाइड कर ली। अपने 10 साल के बेटे को दूसरों के भरोसे छोड़ गई। एक अच्छी फैमिली ऐसे ही बर्बाद हो गई। ली को प्रोफेसर के रोते हुए बेटे की याद आती है, लेकिन असली कल्प्रिट उसे झांग शुएली का घमंडी चेहरा याद आता है, सिगरेट पीते हुए। हाँ, वो बूढ़ा आदमी अपनी मौत से इनोसेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। क्या उसे सच में लगा कि इससे मुझे फर्क पड़ेगा? जो भी हो, मेरे डैड पैसों से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा है वो मर गया, कोई एविडेंस नहीं बचा। लाइफ प्रेशियस है, मौत क्यों ढूंढें? हाँ हाँ। ली को याद है कैसे वो छुपकर ये सब सुन रहा था। गुस्से से वो मन में चिल्लाता है, झांग शुएली, तेरी मौत कभी अच्छी ना हो। बैक टू रियलिटी शाओनिंग उसे टोकती है, हे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। वो ली का हाथ छूती है। ली ठंडे होकर पूछता है, परस्यू? मैं उसे परस्यू क्यों करूंगा? ली मन में ठान लेता है, न सिर्फ मैं उसे परस्यू नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसे उसके क्राइम्स की सजा भी दिलवाऊंगा। शाओनिंग पूरी तरह कंफ्यूज्ड दिखती है। ली सीधे शाओनिंग से कहता है, माँ शाओनिंग, मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो।
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करता था, पर अब नहीं करता। और मैंने अपना अटेंशन दूसरी औरत की तरफ कर लिया है। इसलिए तुम अपसेट हो और मुझसे सार्कास्टिक हो रही हो। ली सीरियस होकर पूछता है, फाइनेंस इंडस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, क्या तुम्हें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? श्याओ निंग कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, बेशक, मुझे पता है। ये क्लास से बेसिक नॉलेज है। फॉरवर्ड लुकिंग विजन और परसिस्टेंट परसिवियरेंस। ली हंसता है, हाँ हाँ रॉन्ग। वो कहता है, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के बिना कैपिटल मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। वो आगे एक्सप्लेन करता है, फ्यूचर में तुम जिन फाइनेंशियल विजार्ड्स से मिलोगी, उनकी सक्सेस लार्जली रिस्क मैनेजमेंट और उनकी लिक्विडिटी को ऑप्टिमाइज करने पर डिपेंड करती है, चाहे वो स्टॉक्स हों, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स, ये सेम है। शाओनिंग उसे देखती है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड, लेकिन सोचती है, आखिर ये आदमी किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये काफ़ी सेंसिबल लगता है। ली उसे देखता है और कहता है, सिर्फ बुक्स में अपना सिर घुसाए रखने से तुम एक बुकवर्म बन जाओगी। वो मुड़कर जाने लगता है, तुम्हें अपने दिमाग में और सीरियस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। गुड लक। और श्याओ निंग को वहीं कंफ्यूज्ड छोड़कर चला जाता है। तो लेशुली वहां से निकल रहा है और उस लड़की शाओनिंग को एकदम कूल एटीट्यूड में बोलता है, गुड लक। और फिर ऐड करता है, तुम्हें अपने दिमाग में कुछ ज्यादा सीरियस बातें सोचनी चाहिए। तो भाई सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो लेशुली उस कैफेटेरिया से बाहर निकल रहा है, एकदम स्वैग में, अकेला। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। वो सोच रहा है, शियानशी यूमी, माँ शाओनिंग, कुछ खास नहीं है अपनी पिछली जिंदगी में। मुझे ये एहसास ही क्यों नहीं हुआ कि माँ शाओनिंग इतनी शैलो थी। भाई हीरो का एटीट्यूड तो पूरा बदल गया है। और तभी हीरो को अपना पास्ट याद आता है। वो याद करता है कैसे शाओनिंग की दोस्त उससे कह रही थी, शाओनिंग, मुझे लगता है ली शुलाई तुम्हें सच में पसंद करता है। वो एक ऑनेस्ट लड़का लगता है। तुम उसे कंसीडर क्यों नहीं करती? और उसकी दोस्त आगे कहती है, लोग हमेशा कहते हैं कि एक ऑनेस्ट इंसान से शादी करना अच्छा चॉइस है। इससे पता चलता है कि मैरिज मार्केट में ऑनेस्ट लोगों की अभी भी वैल्यू है। लेकिन ये सुनते ही पास्ट में शाउनिंग भड़क जाती है। वो गुस्से में कहती है, मुझे किसी भी रैंडम लड़के से कंपेयर मत करो, मुझे नफरत होती है। और फिर अपनी दोस्त को ही बोल देती है, अगर वो तुम्हें इतना ही पसंद है तो तुम ही जाओ उसके पीछे। और भाई फ्लैशबैक अभी खत्म नहीं हुआ है। शाउनिंग का क्लोजअप आता है और वो अपनी दोस्त की बात पर एक घमंड वाला स्माइल देते हुए कहती है, लेकिन अगर वो मेरे साथ अच्छा बनना चाहता है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। देख रहे हो ब्रो, मतलब उसे अटेंशन तो पूरा चाहिए था। और ये याद करके सीन वापस हमारे प्रेजेंट डे हीरो पर आता है। वो आह भरते हुए सोच रहा है, मेरी पिछली जिंदगी में मेरा नजरिया बहुत छोटा था। एक सिंप होने के नाते मैं उसकी जरा सी काइंडनेस पर ही पिघल जाता था। मैं उसके पीछे पूरी तरह पागल था। पता नहीं मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। और ब्रो, हीरो को अपना पास्ट याद आता है। वो याद कर रहा है कैसे वो अपने दोस्त जांग मिंग को पकड़कर एकदम सिंप की तरह शर्माता हुआ कह रहा था, तुझे पता है, स्कूल ब्यूटी ने आज मेरी तरफ देखा। और वो शर्माते हुए सोचता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वो मेरे बारे में अपनी सोच बदल रही है? और ये याद करके हीरो को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, एक मजाक का पात्र बनने के लिए इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं स्ट्रैंग और अनअटेनेबल बन जाऊं। डेटिंग करने से लाख गुना बेहतर है एक बिजनेस खड़ा करना। हीरो का थॉट चालू रहता है और वो सोचता है, यांग फेलोन के लुक्स का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग उसके पीछे भागते हैं और उससे ड्रैगन डैड कहते हैं, और खूबसूरत लड़कियां हमेशा उसके आसपास रहती हैं। सीन में हम देखते हैं कि लोग उस अमीर आदमी के सामने झुके हुए हैं और हीरो सोच रहा है, अपीयरेंस और पैदाइशी कमियां या लो स्टेटस, इनसे क्या फर्क पड़ता है? जब पावर और स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आ जाती है तो ये सब तुम्हारी काबिलियत दिखाने का जरिया बन जाती है। हीरो की आंखों में एक अलग ही आग है ब्रो। वो सोचता है, फेक सोशल गेम्स को रिजेक्ट करो और वेल्थ और पावर पाने के रास्ते पर फोकस करो। जो मैं चाहता हूं, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। वो एक जबरदस्त स्माइल के साथ सोचता है, वो सब कुछ जो मैं एक बार इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, जो सिर्फ दिन के सपनों में ही हो सकता था। और अगले ही पल हम हीरो जोर से चिल्लाता है, मैं उसे हासिल करूंगा। हा 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 हा। तो भाई सीन कट होता है और हमारा हीरो कुछ सोच रहा है। उसके दिमाग में आता है, सॉकर मैच। हाँ, मुझे याद है, आज वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज मैच है, जापान वर्सेस क्रोएशिया। और अगले ही पल हीरो को अपनी पास्ट लाइफ से उस मैच का रिजल्ट याद आ जाता है। 0-1। जापान बुरी तरह हारता है और आगे नहीं बढ़ पाता। और तभी उसका दोस्त जांग मिंग शायद उसे मैच देखने के लिए बुला रहा है, लेकिन हीरो एकदम सीरियस होकर मना कर देता है। वो कहता है, मैं नहीं जा रहा,
मैंने आज के लिए जो स्टडी प्लान बनाया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और फिर हम हीरो का क्लोजअप देखते हैं। वो अपने मन में सोच रहा है, ये गेम जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सैकड़ों बार देखा है, वो मेरे प्लान्स बनाने से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे प्रोग्रेस शुरू करनी है, फेल लॉन्ग टेक को सिक्योर करना है और अपना स्टेप एक अचीव करना है। ये सुनकर जांग मिंग का चेहरा देखने लायक है। वो एकदम शॉक में पूछता है, ब्रो तू सीरियस है? जांग मिंग तो भाई फुल हाइपर हो जाता है। वो हीरो को पकड़कर हिलाते हुए चिल्लाता है, ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप जो 4 साल में एक बार होता है और तू नहीं देख रहा। क्या तू सच में ज्यादा पढ़ाई कर करके किताबी कीड़ा बन गया है? वो हीरो के और करीब आकर बोलता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। तू अभी भी मेरे सामने एक मॉडल स्टूडेंट होने का नाटक कर रहा है? इस पर हीरो एकदम कूल होकर जवाब देता है, मुझे रिजल्ट जानने के लिए मैच देखने की जरूरत नहीं है। जांग मिंग को तो यकीन ही नहीं होता। वो बोलता है, तू बस फेंक रहा है, हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाने की। हीरो भी फुल एटीट्यूड में है। वो कहता है, लगा ले, मैं नहीं डरता। और भाई जांग मिंग एक शैतानी स्माइल के साथ शर्त रखता है, कैसा रहेगा अगर हारने वाला जीतने वाले के अंडरवियर और बदबूदार मोजे धोएगा? हाँ हाँ, मेरे गद्दे के नीचे मोजों का ढेर पड़ा है, जो बस तेरे धोने का इंतजार कर रहे हैं। और हीरो तो फुल स्वैग में है। वो एक खतरनाक स्माइल के साथ जांग मिंग को देखता है और कहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हीरो उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, मैं तो सोच ही रहा था कि डॉर्म में ये सोया सॉस जैसी अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है। अब पता चला कि वो तुम हो। हाँ हाँ, भाई क्या बेइज्जती की है। ये सुनकर जांग मिंग फुल जोश में आ जाता है और अपनी बेट लगाता है, मैं शर्त लगाता हूं कि ब्राजील इस बार पक्का जीतेगी। वो एक ट्रेडिशनल फुटबॉल पावर हाउस है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हीरो तो भाई फ्यूचर से आया है। वो एकदम शांत होकर अपनी असली शर्त रखता है, तो फिर मैं शर्त लगाता हूं कि फ्रांस ब्राजील को 3-0 से हराएगा और जापान आज रात एक भी गोल किए बिना हार जाएगा। ये सुनते ही जांग मिंग का तो मुंह ही खुला रह जाता है। वो चिल्लाता है, क्या तू जानबूझकर बकवास कर रहा है? वो हीरो के करीब आकर बोलता है, तू क्या सच में मेरे अंडरवियर और मोजे धोने के लिए इतना मरा जा रहा है? देख भाई, सिर्फ साबुन उठाने से गे मत बन जाइयो, ठीक है? बड़ी, मैं स्ट्रेट हूं। इस पर हीरो एक किलर स्माइल देता है और बोलता है, निकल यहां से। आज से मैं अपने मोजे नहीं धोऊंगा, बस इंतजार करूंगा कि तू उन्हें मेरे लिए धोए। और भाई, इसी के साथ ये सीन यहाँ खत्म होता है। आपको क्या लगता है ब्रो, जांग मिंग का चेहरा कैसा होगा जब वो शर्त हारेगा? वैसे यार, अपना ये चैनल अभी बहुत नया है और आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको हीरो का एटीट्यूड कैसा लगा। तो भाई, सीन कट होता है और हम पहुंच जाते हैं सीधा बॉयज़ डॉर्मेट्री में। ये तो अपना जांग मिंग है जो हंस रहा है। वो फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है, मैं तो पक्का जीतने वाला हूँ, डरने की कोई बात ही नहीं है। फिर वो हीरो के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, वैसे तूने ही मेंशन किया था ना कि अब्रॉड में गैम्बलिंग इंडस्ट्री कितनी प्रॉस्परस है, पता नहीं कितने लोग वर्ल्ड कप की वजह से रातों रात अमीर बन जाते हैं। और फिर वो पूछता है, अपने देश में गैम्बलिंग कब आएगी यार? अगले ही पल जांग मिंग फुल जोश में आंखें चमकाते हुए चिल्लाता है, मुझे भी रातों रात अमीर बनना है। अगर मैं अब्रॉड में होता तो मैं पक्का एक गैम्बलिंग गॉड होता। लेकिन तभी सीन कट होता है हमारे हीरो पर, जो हमारी तरह जो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है और एकदम सीरियस होकर सोच रहा है, असल में मुझे इसके बारे में पता है। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक हार्डकोर सॉकर फैन था। मैं सारे पुराने टूर्नामेंट्स के स्कोर और रिजल्ट्स मुंह जबानी सुना सकता था। तो भाई, हीरो अपने बेड पर लेटा हुआ सोच रहा है, आउटकम गेस करना तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। 2001 में फुटबॉल लॉटरी देश में शुरू की जाएगी। अगर कोई जुए के जरिए जल्दी अमीर बनना चाहता है, एक परफेक्ट सिनेरियो में ये तुम्हें सच में अमीर बना सकती है। तेजी से वेल्थ जमा कर सकते हो। और तभी हीरो का थॉट सीरियस हो जाता है। हालांकि रीइंकार्नेशन भले ही एक अच्छी चीज है और ये बटरफ्लाई इफेक्ट एक भयानक चीज है। हीरो का थॉट चालू रहता है, क्या पता अगर एक तितली के पंख फड़फड़ाने से बवंडर आ जाए तो। इसके अलावा मुझे जल्दी से जल्दी ये पता लगाना है कि वो गोल्डन लाइट्स आखिर हैं क्या। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, मेरी पिछली जिंदगी में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो अपनी मौत को याद करता है, भले ही सब कुछ सही जगह पर था, मैं हमेशा एक मूव से चूक जाता था। और फिर वो प्रेजेंट में बैठकर सोचता है, क्या होगा अगर मेरा सारा लक सिर्फ दोबारा पैदा होने में ही खर्च हो गया हो। अगर मैंने 2-3 बार जीतने के बाद फ्यूचर देखने का ये एडवांटेज खो दिया, तो क्या ये एक बड़ा लॉस नहीं होगा? अभी के लिए मुझे टाइमलाइन को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए।
चीज़ों को वैसे ही होने देना चाहिए और कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। और ये सब सोचने के बाद हीरो फाइनली अपने दोस्त जांग मिंग की तरफ मुड़ता है और उसे समझाता है, गैम्बलिंग असल में सिर्फ वही है, ये बहुत रिस्की है और इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और फिर वो सीरियस होकर बोलता है, सपने खूबसूरत होते हैं लेकिन रियलिटी बहुत कड़वी है। और भाई, हमारा हीरो लेशुली एकदम सीरियस हो जाता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और जांग मिंग को समझाना शुरू करता है। प्रैक्टिस में ये सिर्फ सही सही जीत और हार गेस करने जितना सिंपल नहीं है। वो जांग मिंग के कंधे पर हाथ रखता है और उससे रियलिटी चेक देता है। तुझे सिर्फ वो लोग दिखते हैं जो रातों रात अमीर होकर ग्लैमरस दिखते हैं, लेकिन वो लोग नहीं दिखते जो सब कुछ हार जाते हैं और गरीबी में पहुंच जाते हैं। हीरो का चेहरा फुल इंटेंस है। वो अपनी बात जारी रखता है। और वैसे भी, हम जैसे आम लोगों के लिए जिनके पास कोई बैकिंग या कनेक्शंस नहीं है, एक या दो बार जीतना ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम हर बार जीतते रहे, तो क्या लोगों को कुछ गड़बड़ नहीं लगेगी? ये सुनते ही जांग मिंग की तो हालत खराब हो जाती है और हीरो उसे डराता रहता है। क्या होगा अगर वो तुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट कर ले? क्या पता कौन सा बड़ा शॉट नाराज हो जाए और तुझे रास्ते से ही हटवा दे। हो सकता है तुझे किडनैप करके समुंदर में फेंक दिया जाए और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने किस बड़े शॉट को नाराज कर दिया है। हीरो का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है और वो अपनी फाइनल बात बोलता है। और अगर किस्मत से तुझे इतने पैसे मिल भी गए तो बिना किसी तगड़े प्रोटेक्शन के हो सकता है अगले ही दिन तेरा गला काट दिया जाए। तो भाई, हीरो का ये इंटेंस लेक्चर सुन के जांग मिंग तो हिल गया है। वो पसीने में एकदम शॉक होकर अपने दोस्त को देख रहा है। वो बोलता है, शिवलाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुझे इतना सब कुछ पता है। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उसका दोस्त इतना ज्ञानी कैसे हो गया। हीरो का हाथ उसके कंधे पर है और वो बस ब्लैंक है। और भाई, जांग मिंग तो अपने दोस्त को एक महान संत समझने लगा है। उसके इमेजिनेशन में हमारा हीरो एक चमकता हुआ मोनक बन गया है। और ये मोंक हीरो उसे ज्ञान दे रहा है, मेरे दोस्त, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और ड्रग्स को ना कहो, एक पॉजिटिव यूथ बनो, मुझसे प्रॉमिस करो, ठीक है? और जांग मिंग बेचारा हाथ जोड़कर बस यही बोल पा रहा है, हाँ, हाँ, प्रॉमिस। तो भाई, अपने दोस्त का ये सीरियस ज्ञान सुनकर जांग मिंग एकदम वरीड हो जाता है। वो हीरो से पूछता है, शिव, तेरे साथ सच में कुछ हुआ है क्या? तेरे थॉट्स इतने गहरे कैसे हो गए? और फिर वो नीचे बुदबुदाता है, तू हाल ही में थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कोई सीक्रेट छुपा रहा हो, इतना खोया खोया सा। और फिर अगले ही पल वो हंसते हुए माहौल को लाइट करने की कोशिश करता है। वो हीरो के कंधे पर हाथ मारकर बोलता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तू मुझे नहीं बता सकता? या फिर एक सिंप के तौर पर तेरी किस्मत काम नहीं कर रही है? हाँ हाँ, लेकिन हीरो तो फुल सीरियस है ब्रो। वो जवाब देता है, नहीं, बात बस इतनी है कि मुझे एहसास हो गया है कि प्यार कीमती है, लेकिन वक्त उससे भी ज्यादा कीमती है। हीरो अपने दोस्त को समझाता है, मिंगशाओ, हमेशा साइड इनकम के बारे में सोचने के बजाय अपने काम पर फोकस कर और खुद को इम्प्रूव कर। और फिर वो एक हाथ उठाकर बोलता है, पैसा पूरी जिंदगी तेरा साथ नहीं देगा लेकिन स्किल्स देंगे। क्या तेरे डैड ने तुझे ये नहीं सिखाया? और भाई, डैड का नाम सुनते ही जांग मिंग भड़क जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मेरे डैड की दी हुई ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी सुनना बंद कर। सीन कट होता है। कुछ देर बाद जांग मिंग अब दरवाजे पर है। वो जाने ही वाला है। वो आखिरी बार पूछता है, तू सच में नहीं आ रहा है? मैंने पहले ही पीनट्स और बियर खरीद ली है। और जब हीरो नहीं मानता तो जांग मिंग आह भरते हुए दरवाजे से बाहर निकलता है और बोलता है, तू बस जिद कर रहा है। ऐसा कौन सा आदमी होगा जो वर्ल्ड कप में इंटरेस्टेड नहीं होगा? ये वर्ल्ड कप है यार। तो भाई, जांग मिंग दरवाजे से निकल तो रहा है लेकिन वो फुल टेंशन में है। वो हीरो के बारे में सोच रहा है, अरे यार, इसके घर पर जरूर कुछ हुआ है। ये शायद मुझसे पैसे मांगने में शर्मा रहा है। हो सकता है ये रात में छुपकर पार्ट टाइम काम करने जाता हो। और फिर वो मन ही मन फैसला करता है, एकदम क्यूट चिबी स्टाइल में, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा और समझदार दोस्त बनूंगा और उसे एक्सपोज नहीं करूंगा। भाई, दोस्ती हो तो ऐसी। और वो दरवाजे से वापस मुड़कर हीरो को बोलता है, अगर कुछ गलत है तो बोल दे। अगर मदद चाहिए तो मैं पक्का तेरी मदद करूंगा। शर्मा मत यार। लेकिन हीरो तो अपने नोट्स बनाने में बिजी है। वो बस बुदबुदाता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ अच्छा होप कर सकते हो? जांग मिंग स्माइल करता है और फाइनली बोलता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ भाई। और वो चला जाता है। और भाई, जैसे ही जांग मिंग जाता है, हमारा हीरो दरवाजे को देखकर सोचता है, अगर मेरी पिछली जिंदगी में ये अपने परिवार के बैंकरप्ट होने की वजह से गायब नहीं हुआ होता, तो जब मैं बैंकरप्ट हुआ था, शायद यही वो अकेला इंसान होता जो मेरी मदद करने के लिए तैयार होता। और अगले ही पल हीरो का चेहरा फुल डिटर्मिनेशन से भर जाता है। वो फैसला करता है, इस जिंदगी में मैं अच्छे लोगों को उनका हक जरूर से दिलाऊंगा। तो दोस्तों,
इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। इसके बाद क्या हुआ? हीरो का अगला प्लान क्या है? वो अपने दोस्त जांग मिंग को कैसे बचाएगा? ये सब जानने के लिए प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में।